हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज हमारे पास क्लास 10th का विज्ञान है, कक्षा 10 का विज्ञान। और आपको पता है कि हमने स्टार्ट की है PYQ सीरीज। तो PYQ सीरीज में हम क्या कर रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, उन प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस को हम देख रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं वन बाय वन। और अभी हमने क्या किया है, 3 लेक्चर अभी तक आपके हुए हैं, जिनमें से पहले लेक्चर में केमिस्ट्री के MCQ जो हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के, वे सभी हमने कर लिए थे। दूसरे लेक्चर में हमने बायोलॉजी के MCQ के जितने भी क्वेश्चन हैं मल्टीपल चॉइस के प्रीवियस ईयर के, वे सारे हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। और तीसरे लेक्चर में हमने फिजिक्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के सारे हमने सॉल्व कर लिए थे। और आज हमारे पास लेक्चर नंबर 4 है। और इस लेक्चर में हम क्या करने जा रहे हैं, आपको पता है कि ये कक्षा 10 का विज्ञान का बैच है। और आज के लेक्चर में हम पूरे रासायनिक विज्ञान के 10 सालों के 2 अंक वाले प्रश्न सॉल्व करेंगे। ठीक है, पूरी केमिस्ट्री के। तो एक लेक्चर में तो 2 नंबर वाले क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं सारे, बोर्ड एग्जाम के पिछले 10 सालों के। तो आज के लेक्चर में तो पूरी केमिस्ट्री के 2 नंबर वाले प्रश्न जो बोर्ड की परीक्षाओं में पिछले 10 सालों में पूछे गए हैं, उन्हें हम हल करेंगे। और इससे अगले लेक्चर में बायोलॉजी के 2 नंबर वाले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और तीसरा लेक्चर जो इसका आएगा, इसी 2 नंबर वाले क्वेश्चन का, वो आएगा फिजिक्स का। तो पहला लेक्चर केमिस्ट्री का, दूसरा बायोलॉजी का और तीसरा फिजिक्स का। जिस तरीके से जो हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के 3 लेक्चर आपको मिले हैं, उनमें से एक लेक्चर तो था केमिस्ट्री का, दूसरा बायोलॉजी का था, तीसरा था फिजिक्स का। इसी तरीके से जो 2 नंबर वाले प्रश्न हैं, 2 अंक वाले जितने भी क्वेश्चन बोर्ड की परीक्षाओं में अब तक पूछे गए हैं, उनके भी 3 लेक्चर आएंगे। ठीक है बेटे। तो आज का हमारे लेक्चर में हमने क्या डिस्कस करना है, रासायनिक विज्ञान के 10 सालों के 2 अंक वाले प्रश्न। और ये लिखा है PYQ, यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ये एक वन शॉट लेक्चर है, जिसमें हम एक ही लेक्चर में केमिस्ट्री के 2 नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन है पूरी केमिस्ट्री के, सबको डिस्कस करने वाले हैं। आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है, आपका फोकस समझने पर होना चाहिए बस। ठीक है बेटे। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। देखो, लघु उत्तरीय प्रश्न है, यहाँ लिखा हुआ है लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक वाले। पहला क्वेश्चन देखो, अमोनिया की मर्क्यूरस क्लोराइड तथा क्लोरीन के आधिक्य के साथ अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण लिखिए। तो अमोनिया की क्रिया करनी है मर्क्यूरस क्लोराइड के साथ, 1 नंबर का तो ये पार्ट है। और अमोनिया की क्रिया करनी है क्लोरीन की अधिकता के साथ। तो उत्तर देखो जरा ध्यान से, ये दोनों रिएक्शन आपको याद करके जानी है बिल्कुल। पहला है अमोनिया की मर्क्यूरस क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। आप चाहे इस लाइन को लिखो भी ना, सीधा रिएक्शन लिखो। ये तो मर्क्यूरस क्लोराइड है Hg2Cl2, इसका रिएक्शन अमोनिया के साथ हमने कराया 2NH3। तो एक तो आपको मरकरी मिलेगा, मरकरी माने पारा, Hg। एक मिलेगा आपको HgNH2Cl, और एक मिलेगा NH4Cl। इस रिएक्शन को आपको लिख लिख कर याद करके जाना है बिल्कुल। 2018 में ये क्वेश्चन आया है। फिर दूसरे पार्ट में पूछा था अमोनिया की क्लोरीन की अधिकता के साथ अभिक्रिया। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, अमोनिया की क्लोरीन की अधिकता के साथ क्रिया। ये अमोनिया है, 3Cl2 से इसका रिएक्शन कराना है, ये बनेगा NCl3 जो एक विस्फोटक पदार्थ है, और साथ में बनेगा 3HCl। तो ये दोनों रिएक्शन आपको याद करके जानी है बिल्कुल। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। तो आपको पता है चूने के विलयन का प्रयोग होता है। चूना माने CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा चूना, उसका विलयन बनाते हैं ना, वाइट वॉश करने के लिए, सफ़ेदी करने के लिए। किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग, उन्होंने कहा कि किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग
सफेदी करने के लिए होता है। नंबर 1, पदार्थ X का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए। भाई पदार्थ X का नाम है चूना अथवा कैल्शियम ऑक्साइड और सूत्र है CaO। फिर पूछा उपरोक्त एक में यानी लिखे गए पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। तो आपको कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया लिखनी है जिससे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और ऊष्मा निकलती है। ठीक है, इस रिएक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हो जैसे मैंने लिखवा रखा है आपकी नोटबुक में, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया। तो कैल्शियम ऑक्साइड को आप ऐसे लिख सकते हो CaO, और जल को आप ऐसे लिख सकते हो H2O को ऐसे लिख सकते हो HOH। अब देखो ये रिएक्शन घर पर करते हैं जो वो लोग जो पेंट करते हैं हमारे घरों पर, यानी बिना बुझे चूने को मिलाते हैं पानी में। तो जिस बाल्टी में इस क्रिया को करते हैं ना वो बाल्टी गर्म हो जाती है क्योंकि इस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है ना, ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो देखो कैल्शियम एक है, हमने लिख दिया कैल्शियम। OH देखो कितने हैं, एक तो OH ये है ना OH, और एक OH ये है। कितने OH हैं, 2। तो यहाँ हम लिखेंगे OH का होल ट्वाइस, और साथ में ऊष्मा भी निकलती है जैसे यहाँ लिखी हुई है ऊष्मा। तो इस तरह बनता है CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है ना। तो ये रिएक्शन सबको आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और NCERT का है क्वेश्चन, किताब के अंदर का। 2008 में भी आया है, 2015 में भी आया है बोर्ड की परीक्षा में। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन तीसरा। केमिस्ट्री के जितने भी 2 नंबर के क्वेश्चन अब तक बोर्ड की परीक्षा में पूछे गए हैं वे सारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ। तीसरा क्वेश्चन है संकलन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। संकलन अभिक्रिया को आप योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हो। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं, जुड़ते हैं और उनके जुड़ने से कोई नया पदार्थ बनता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम योगात्मक अभिक्रिया या एडिशन रिएक्शन या संकलन अभिक्रिया कहते हैं। देखो जैसे यहाँ देख लो आप, यहाँ हमारे पास है संकलन अभिक्रिया में एक या एक से अधिक अभिकर्मक परस्पर संयुक्त होकर, एक के जगह 2 लिख लेना, एकल उत्पाद निर्मित करते हैं, यानी आपस में जुड़कर नया पदार्थ बनाते हैं। जैसे उदाहरण दे रखा है इन्होंने, उदाहरण में इस लैंग्वेज को लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा इस रिएक्शन को लिखना। ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ये पानी है, रिएक्शन हुआ तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, जो रिएक्शन अभी हमने पढ़ा था। आप इस रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते हो कि ये तो कैल्शियम ऑक्साइड है, और H2O को आप ऐसे लिख सकते हो। उससे थोड़ा आइडिया हो जाता है कि एक कैल्शियम है, OH देखो एक तो ये है और एक तो ये है। तो आप फिर यहाँ कैल्शियम लिखोगे, OH 2 हैं तो हम OH होल ट्वाइस लिखेंगे, और साथ में ऊष्मा भी निकलती है, ऊष्मा की जगह आप Q भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस रिएक्शन को लिख सकते हो परीक्षा में। तो संकलन या योगात्मक अभिक्रिया के मैंने आपको बहुत एग्जाम्पल आपको लिखवा रखे हैं नोट्स में। वैसे आपको पता ही है, योगात्मक अभिक्रिया भी आप इसे कह सकते हो, संकलन अभिक्रिया भी कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 2022 में आया, 2024 में आया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संक्षारण से आप क्या समझते हैं? संक्षारण का मतलब जैसे लोहे पर जंग लगना या जड़ लगना भी क्या है, संक्षारण। संक्षारण का मतलब किसी धातु का नष्ट हो जाना धीरे धीरे। इससे सुरक्षा के 2 उपाय लिखिए। तो क्या होता है संक्षारण? देखो यहाँ उत्तर है लिखा हुआ, वह अभिक्रिया जिसमें धातु वायु, यहाँ कोमा होना चाहिए था, धातु वायु की ऑक्सीजन, नमी या अन्य रसायनों से धीमी अभिक्रिया द्वारा धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, संक्षारण कहलाती है। तो आप कह सकते हो कि संक्षारण का मतलब है वायु तथा नमी की उपस्थिति में किसी भी धातु का धीरे धीरे नष्ट हो जाना, इसे कहते हैं संक्षारण। तो इसकी सुरक्षा के क्या उपाय हैं? जैसे लोहे पर जंग लगना संक्षारण का एक उदाहरण है। इसकी सुरक्षा, इससे कैसे बचा जा सकता है? यशद लेपन करके लोहे और इस्पात पर जस्ते की परत चढ़ाना। लोहे और इस्पात पर जस्ते की परत चढ़ाओगे आप जिंक की, तो उससे क्या होगा, आपका लोहा या आपका इस्पात यानी स्टील, इस्पात कहते हैं स्टील को, वो बचा रह जाएगा, उसके ऊपर जंग नहीं लगेगा। दूसरा तरीका है एनोडीकरण करके। सामान्यतः एल्यूमिनियम का एनोड प्रयुक्त करते हैं क्योंकि इसकी सतह पर ऑक्साइड की परत के बनने से यह निष्क्रिय हो जाता है।
ठीक है ना। तो आप कह सकते हो कि पेंट भी कर सकते हैं हम, संक्षारण से बचाव के लिए पेंट भी कर सकते हैं। जैसे आप लोहे के दरवाजे बनाते हो या लोहे की कोई भी मशीनें होती हैं तो उनके ऊपर क्या कर सकते हैं, हम पेंट कर सकते हैं जिससे उनका संक्षारण ना हो। संक्षारण से बचने के बहुत सारे उपाय हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संक्षारण का मतलब क्या बताया, हवा तथा नमी की उपस्थिति में किसी भी धातु का धीरे धीरे नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। उसके बाद एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 2008 में आया, 2013 में। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। देखो लोहे की कील है, कॉपर सल्फेट के विलयन में आपने डुबा दिया, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में लोहा कॉपर से ऊपर रखा हुआ है, यानी लोहा कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है। इसलिए लोहा क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा, विस्थापित कर देगा, जिससे आपको मिलेगा फेरस सल्फेट, और कॉपर हो गया बेघर, अकेला हो गया कॉपर। देखो पहले कॉपर सल्फेट था, कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है क्योंकि उसमें होते हैं Cu डबल पॉजिटिव आयन। कॉपर सल्फेट में Cu डबल पॉजिटिव आयन होते हैं, इसलिए कॉपर सल्फेट विलयन का रंग नीला होता है। जबकि फेरस सल्फेट की बात करें तो फेरस सल्फेट में होते हैं Fe डबल पॉजिटिव आयन, इनका रंग होता है हरा। तो विलयन का रंग नीले से हरा हो जाता है यदि कॉपर सल्फेट के विलयन में आप क्या डाल देते हो, लोहे की कील या लोहे की छड़ या लोहे की प्लेट या लोहे का पाउडर। तो यही आपको रिएक्शन जरूर लिखना है, पहले रिएक्शन लिखो फिर लैंग्वेज लिखो। तो यहाँ लिखा हुआ है लोहा कॉपर की अपेक्षा अधिक सक्रिय धातु है, यानी अधिक क्रियाशील है। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो लोहा कॉपर को विलयन से विस्थापित कर देता है तथा आयरन सेकंड सल्फेट विलयन बनता है, जिसका रंग कैसा होता है, हरा। इसलिए विलयन का रंग नीले से बदलकर हरा हो जाता है। आप पहले रिएक्शन जरूर लिख देना, इन्होंने बाद में लिखी है रिएक्शन, आपको पहले लिखनी है रिएक्शन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और 2008 में बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है। निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। उपचयित का मतलब तो समझते हो, उपचयित का मतलब जिसका ऑक्सीकरण हुआ हो, आप कह सकते हो ऑक्सीकृत। उपचयित को आप कह सकते हो ऑक्सीकृत। आप उपचयित कह दो या ऑक्सीकृत कह दो, दोनों बातों का एक ही मतलब है। तो ये रिएक्शन दे रखी है, 4Na+O2 इज इक्वल टू 2Na2O। ठीक है, तो देखना है कि इस रिएक्शन में सोडियम के साथ जुड़ रहा है ऑक्सीजन। तो सोडियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यदि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है तो हम कहते हैं उसका ऑक्सीकरण हुआ है या वो उपचयित हुआ है। तो इस रिएक्शन में 4Na+O2 इज इक्वल टू 2Na2O, इसमें सोडियम में ऑक्सीजन जुड़ रहा है इसलिए उपचयित हुआ है सोडियम। ठीक है, और ऑक्सीजन में जुड़ रही है धातु, धातु का जुड़ना क्या होता है, अपचयन, अपचयित हुआ है ऑक्सीजन। ठीक है, सोडियम में कौन जुड़ा, ऑक्सीजन, तो सोडियम का हुआ उपचयन या ऑक्सीकरण। और धातु किस में जुड़ी, ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन का क्या हुआ, अपचयन। ठीक है, अपचयित कौन हुई है, धातु, धातु तो अपचयित ही होती है, धातु की नेचर ही होती है अपचयित होने की। ठीक है ना। और इस वाले रिएक्शन को देख लो आप, और कौन सा था, दो थे ना उसमें, एक ये था CuO+H2, यहीं से ही पता चल जाएगा, यहीं से ही पता चल जाएगा, ये तो पता चल गया आपको, 4Na+O2 इज इक्वल टू 2Na2O। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि उपचयित हुआ है सोडियम और अपचयित हुआ है ऑक्सीजन। अब इस वाले को देख लो आप, ये रिएक्शन है CuO+H2 इज इक्वल टू Cu+H2O, Cu+H2O। अब इसमें देखो, यहाँ आप देख रहे कि कॉपर के पास ऑक्सीजन था, अब कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं है, इसका मतलब इसका क्या हुआ है, इसका इसमें से ऑक्सीजन अलग हुई तो अपचयन हुआ। तो हम कह सकते हैं का CuO का किस में अपचयन हुआ, Cu में, Cu में अपचयन।
तो अपचयित कौन हुआ है? CuO हुआ है अपचयित Cu में। अब हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं थी, पर देखो यहाँ हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन है, तो आप कह सकते हो H2 का H2O में क्या हुआ है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण को हमने लिखा है इस क्वेश्चन में उपचयन। उपचयन क्या लिखा है? उपचयन। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आ सकते हो आप आसानी से। आपको पता है ऑक्सीजन का जुड़ना तो होता है उपचयन या ऑक्सीकरण। यह देखो ऐसे CuO का Cu में क्या हुआ? अपचयन। H2O का H2O में क्या हुआ? उपचयन। इस तरीके से भी लिख सकते हो आप, जैसे रिएक्शन लिखा और तीर के निशान दिखा दिए उनके ऊपर और वहां बता दिया कि किसका उपचयन हुआ है, यानी किसका ऑक्सीकरण हुआ है और किसका अपचयन हुआ है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो 2022 इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण में ऑक्सीकारक तथा अपचायक पदार्थ कारण देते हुए लिखिए। ऑक्सीकारक और अपचायक बताना है कि कौन सा, किसका ऑक्सीकरण हुआ, किसका अपचयन। अब देखो Cu डबल पॉजिटिव Cu में बदल रहा है, Cu डबल पॉजिटिव Cu में बदल रहा है, Cu डबल पॉजिटिव बदल रहा है किसमें? Cu में। यानी इसके ऊपर धनावेश था, इसका धनावेश खत्म हो गया, यानी इसमें क्या जुड़ा है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जुड़ा है। इलेक्ट्रॉन का जुड़ना होता है अपचयन, ठीक है, अपचयन। इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या होता है? अपचयन। और जिसका खुद का अपचयन होता है वो दूसरों के लिए क्या होता है? ऑक्सीकारक। वो दूसरों के लिए क्या होता है? ऑक्सीकारक। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ जैसे Cu डबल पॉजिटिव प्लस Zn इज इक्वल टू Cu प्लस Zn डबल पॉजिटिव है, कहीं खाली जगह मुझे दिखाई नहीं दे रही। Cu डबल पॉजिटिव प्लस Zn इज इक्वल टू Cu प्लस Zn डबल पॉजिटिव, यहाँ है खाली जगह, यहाँ देख लेते हैं इसे। Cu डबल पॉजिटिव प्लस Zn इज इक्वल टू Cu प्लस Zn डबल पॉजिटिव। ये था हमारा रिएक्शन, देखना जरा, यही था ना। अब देखो, आप देखो कि ये Cu के ऊपर 2 इकाई धनावेश था और अब Cu के ऊपर कोई आवेश नहीं, इसका मतलब इसमें जो है ना प्लस हुए हैं 2 इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, इसका मतलब इसका हुआ है अपचयन। क्या हुआ है? अपचयन। इसका अपचयन हुआ। और इसे देखना जरा, बिल्कुल ऐसे ही करना है क्वेश्चन परीक्षा में जैसे मैं कर रहा हूँ। Zn के ऊपर 2 इकाई धनावेश आ गया, यानी इसमें से निकले हैं 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो इसका हुआ है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण को आप उपचयन भी कह सकते हो, उपचयन। तो एक तो ये बात लिखनी है वहां परीक्षा में, और फिर आप साथ में लिख सकते हो कि Cu डबल पॉजिटिव का क्या हुआ? अपचयन हुआ। Cu डबल पॉजिटिव का क्या हुआ? अपचयन। और इसलिए इसलिए यह का मतलब Cu डबल पॉजिटिव जिसका खुद का अपचयन होता है वो होता है ऑक्सीकारक, वो होता है ऑक्सीकारक। जिसका खुद का अपचयन होता है वो होता है ऑक्सीकारक। तो ये तो ऑक्सीकारक हुआ। और दूसरी चीज क्या है? Zn। भाई ये तो यहाँ से लिखा था, ये यहाँ से लिख रहा मैं। Zn का क्या हुआ है? ऑक्सीकरण। Zn का क्या हुआ है? ऑक्सीकरण। और यदि किसी का खुद का ऑक्सीकरण होता है वो होता है दूसरों के लिए अपचायक, इसलिए यह अपचायक है, इसलिए यह अपचायक है। और ऊपर भी पूरा वाक्य कर दो, यह ऑक्सीकारक है। जिसका खुद का अपचयन हुआ वो दूसरों के लिए ऑक्सीकारक है, और जिसका खुद का ऑक्सीकरण हुआ वो दूसरों के लिए क्या है? अपचायक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आना है परीक्षा में, समझ रहे हैं ना आप? देखो ये था हमारा क्वेश्चन, कर लोगे अब? देखो उत्तर में इन्होंने क्या लिखा है, उत्तर एक बार देख लेते हैं इन्होंने क्या लिखा है उत्तर में। Cu डबल पॉजिटिव एक्वस प्लस Zn सॉलिड इज इक्वल टू Cu प्लस Zn डबल पॉजिटिव। ये ऑक्सीकारक है और ये अपचायक है, क्योंकि इसका अपचयन हुआ है इसलिए ये ऑक्सीकारक है, और इसका ऑक्सीकरण हुआ है इसलिए ये अपचायक है। यह डेनियल सेल में होने वाली अभिक्रिया है, इसे लिखने की जरूरत नहीं इस सेंटेंस को।
इसमें Cu डबल पॉजिटिव एक ऑक्सीकारक तथा Zn एक अपचायक की भांति कार्य कर रहे हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक पदार्थ तथा जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक पदार्थ कहते हैं। ये बात लिख दोगे आप, ठीक है ना। आप सिर्फ जैसे मैंने आपको क्वेश्चन कराया ऐसे लिख देना, बस रिएक्शन लिखी, उसमें बता दिया कि किसका ऑक्सीकरण हुआ और किसका अपचयन हुआ। जिसका ऑक्सीकरण हुआ है वो अपचायक होगा और जिसका अपचयन हुआ है वो ऑक्सीकारक होगा। उल्टा संबंध होता है इनमें। बस ऐसी लैंग्वेज में लिखना है जैसी मैंने बोली है, और जिस तरीके से आंसर मैंने लिखा है इसी तरीके से आप आंसर लिख सकते हो। 8वां क्वेश्चन है, 2014 में आया। अपचयन अभिक्रिया क्या है? निम्नलिखित अभिक्रियाओं में ऑक्सीकृत तथा अपचयित होने वाले पदार्थों का चयन कीजिए। अपचयन अभिक्रिया क्या है? अपचयन अभिक्रिया का उत्तर जब आपको लिखना है तो पहली बात देखो, अपचयन अभिक्रिया, यदि कोई आपसे पूछता है कि अपचयन किसे कहते हैं, अपचयन को इंग्लिश में कहते हैं रिडक्शन। क्या कहते हैं? रिडक्शन। किसी ने पूछ लिया अपचयन अभिक्रिया क्या है, तो अपचयन अभिक्रिया की बहुत सारी परिभाषाएं हैं। पहली परिभाषा है किसी पदार्थ से ऑक्सीजन, O2 लिख दूं, चलो ऑक्सीजन का, O2 की जगह O भी लिख सकते हो, ऑक्सीजन का अलग होना। यदि किसी पदार्थ में से ऑक्सीजन अलग होती है तो समझ जाओ उस पदार्थ का क्या हो रहा है? अपचयन। दूसरी परिभाषा, किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना, यदि किसी पदार्थ में हाइड्रोजन जुड़ती है तो भी हम कहते हैं अपचयन हुआ है। तीसरी बात, किसी पदार्थ में धातु का जुड़ना, यदि किसी पदार्थ में धातु जुड़ती है तो भी हम कहते हैं कि अपचयन हुआ है। नंबर 4, किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन यदि जुड़ता है तो भी हम कहते हैं अपचयन होता है। नंबर 5, किसी पदार्थ से अधातु का अलग होना, अधातु का अलग होना। तो अपचयन की ये 5 परिभाषाएं हैं। 5 में से यदि कोई 3 परिभाषाएं भी आप लिख कर आगे तो आपको ये पहले पार्ट का जो क्वेश्चन, ये 1 नंबर का ये है अपचयन अभिक्रिया क्या है, वो पूरा नंबर मिल जाएगा, 1 नंबर। फिर इन्होंने कहा है कि आप इसमें बताओ कि किसका अपचयन हुआ है, किसका ऑक्सीकरण हुआ है, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। तो उसे कैसे करेंगे देखो, जहां आपको लगता है स्क्रीनशॉट ले लिया करो, जहां आपको आवश्यकता लगती है। देखो इसमें बताएंगे, चलो पहला दे रखा है इन्होंने फर्स्ट पार्ट, Fe2O3 प्लस 2Al, Fe2O3 प्लस 2Al इज इक्वल टू Al2O3 प्लस 2Fe। इसमें बताना है किसका ऑक्सीकरण हुआ है, किसका अपचयन। तो पहले तो आप Fe का हिसाब देख लो, यहाँ से यहाँ तक देख रहे आप, Fe के पास ऑक्सीजन थी, यहाँ Fe के पास ऑक्सीजन नहीं है, यानी ऑक्सीजन अलग होगी। ऑक्सीजन अलग होगी तो इसका मतलब ये कौन सी क्रिया हुई है? अपचयन। ऑक्सीजन का अलग होना अपचयन होता है। Fe2O3 का अपचयन हुआ है Fe में। और एल्यूमिनियम वाला केस देख लो, एल्यूमिनियम के पास पहले ऑक्सीजन नहीं थी, अब ऑक्सीजन है इसके पास, इसका मतलब एल्यूमिनियम में ऑक्सीजन जुड़ी है। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है? ऑक्सीकरण। तो इसका हुआ है ऑक्सीकरण, इसका क्या हुआ है? ऑक्सीकरण। बताओ कर लोगे क्या पहचान? इसी तरीके से आंसर लिख कर आना है आपको। और जिसका अपचयन हुआ है वो Fe2O3 है। एक लाइन और लिख देना कि Fe2O3 का क्या हुआ? अपचयन। तो इसलिए Fe2O3 जिसका खुद का अपचयन होता है वो दूसरों के लिए क्या काम करता है? ऑक्सीकारक का। तो ये तो होगा यहाँ ऑक्सीकारक, ठीक है। और Al का खुद का क्या हुआ है? एल्यूमिनियम का खुद का हुआ है ऑक्सीकरण, तो ये दूसरों के लिए किसका काम करेगा? अपचायक का। तो ये अपचायक की तरह काम करता है, ये अपचायक की तरह काम करता है। तो इस तरीके से आंसर लिख कर आना है, ठीक है। जहां लगता है स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए वहां ले लिया करो स्क्रीनशॉट। अच्छा एक चीज़ और भी है,
ये है आपका ये दूसरा 2PbO प्लस कार्बन इज इक्वल टू 2Pb प्लस कार्बन के साथ जुड़ गई 2 ऑक्सीजन। इसमें भी Pb का तो देखो हिसाब Pb के साथ ऑक्सीजन थी, अब नहीं है, तो ऑक्सीजन अलग होगी, तो इसका मतलब इसका क्या हुआ है, अपचयन। क्या हुआ है, अपचयन। और कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं थी, पर अब इसके पास ऑक्सीजन है, तो इसका हुआ है ऑक्सीकरण। इसका हुआ है ऑक्सीकरण। समझ रहे हैं ना आप, इसका हुआ है ऑक्सीकरण। अब जिसका अपचयन हुआ वो कौन है, पीबीओ। इसका हुआ अपचयन, तो ये दूसरों के लिए क्या होगा, ऑक्सीकारक होगा। ऑक्सीकारक, ये दूसरों के लिए ऑक्सीकारक का काम करेगा। और कार्बन का खुद का ऑक्सीकरण हुआ, तो ये दूसरों के लिए क्या होगा, अपचायक। ये दूसरों के लिए अपचायक होगा। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं परीक्षा में सॉल्व। ठीक है बेटे, जहां आपको लगता है स्क्रीनशॉट ले लिया करो, उत्तर ये लिखा हुआ है, पर जैसे मैंने आपको बताया है वैसे उत्तर लिखना है आपको। 9वां क्वेश्चन देखो क्या है, ये 2022 में आया, यूपी बोर्ड मॉडल पेपर 2023-24 में भी था। रेडॉक्स अभिक्रिया को एक उदाहरण द्वारा समझाइए। रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया उसे कहते हैं जिसमें ऑक्सीकरण भी होता है, अपचयन भी, दोनों होते हैं काम एक साथ। जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं एक साथ, उसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, या इसे ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं, या उपचयन अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का उपचयन यानी ऑक्सीकरण तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है, तो उस अभिक्रिया को उपचयन अपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण है एक, यह ZnO प्लस कार्बन इज इक्वल टू Zn प्लस CO। यहाँ आप देख पा रहे कि कार्बन किस में बदल गया, कार्बन मोनोऑक्साइड में। कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं था, यहाँ है, इसका मतलब कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ा है। ऑक्सीजन जुड़ा है तो इसका हुआ है उपचयन, यानी उपचयन को आप ऑक्सीकरण भी कह सकते हो। इसका हुआ है ऑक्सीकरण। क्या हुआ है इसका, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण कह दो या उपचयन कह दो, दोनों बातों का एक ही मतलब है। ऑक्सीकरण कह दो या उपचयन कह दो। जिंक के पास ऑक्सीजन था, अब तो नहीं है, इसका मतलब इसका हुआ है अपचयन। ठीक है, इस लाइन को लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप एग्जाम्पल को इस तरह दोगे आप परीक्षा में। एग्जाम्पल इसके अलावा कोई दूसरा भी दे सकते हो, जो हमने लिखवाया था नोट्स में वो एग्जाम्पल दे सकते हो। चलो देखो अगला क्वेश्चन 10वां। ये क्वेश्चन 2024 में भी आया, 2015 में भी, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है, इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। यानी विस्थापन अभिक्रिया बतानी है और द्विविस्थापन अभिक्रिया बतानी है क्या होती है, और इनके समीकरण भी लिखने हैं, एक एक उदाहरण देना है। ठीक है, देखो विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया यहां से देखते हैं। विस्थापन अभिक्रिया में एक तत्व दूसरे तत्व को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देता है, यानी हटा देता है। जबकि द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो यौगिकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है, आयनों की अदला बदली होती है। ये लिखना है, आदान प्रदान की जगह अदला बदली, आप आदान प्रदान भी लिख सकते हो। जैसे यहाँ देखो Zn प्लस कॉपर सल्फेट, यहाँ जिंक ने कॉपर को विस्थापित कर दिया, तो क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा, ये बन गया जिंक सल्फेट, कॉपर हो गया बेघर। तो ऐसी अभिक्रिया को तो विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और द्विविस्थापन उसे कहते हैं, देखना जरा यहाँ क्या था, यहाँ बेरियम के साथ क्लोराइड आयन थे, सोडियम के साथ सल्फेट थे। तो क्लोराइड आयन तो चले जाएंगे यहाँ सोडियम के पास, और सल्फेट आ जाएंगे Ba के पास, अदला बदली होगी आयनों की। बेरियम सल्फेट बनेगा और सोडियम क्लोराइड बनेगा। देखो सोडियम क्लोराइड बन गया और बेरियम सल्फेट। तो ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया में कोई एक स्पीसीज, कोई एक
परमाणु कह दो या तत्व कह दो, वो दूसरे तत्व को हटा देता है उसके लवण के विलयन से। जैसे यहाँ जिंक ने कॉपर को हटा दिया। जबकि द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयनों की अदला बदली हो जाती है। ये क्लोराइड आयन बेरियम के पास थे, अब चले गए सोडियम के पास। सल्फेट आयन सोडियम के पास थे, अब चले गए बेरियम के पास। तो ऐसी होती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन है 2020 में भी आया है, 2024 में भी आया है। निम्नलिखित अभिक्रियाओं की संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। यह है जिंक क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट। जिंक क्लोराइड ZnCl2, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। इसमें बदलना है इसे, जिंक नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड में। अब देखो ये दो क्लोरीन है, तो हमें सिल्वर भी दो चाहिए, तो इसलिए सिल्वर नाइट्रेट दो चाहिए हमें। जब रिएक्शन होगी तो 2Ag और 2Cl निकल जाएंगे। 2Ag और 2Cl, बाहर क्या बचा, ZnNO3 का होल ट्वाइस। तो ये जिंक नाइट्रेट तो ये बनेगा ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस सिल्वर क्लोराइड 2Ag 2Cl। तो यहाँ लिखेंगे हम 2AgCl। लो देखो समझ में आ रही क्या बात, आ रही ना समझ में। ये तो हो गया, इसका आंसर 2024 में आया। फिर कहा मैग्नीशियम की रिएक्शन हाइड्रोजन क्लोराइड से करनी है। मैग्नीशियम की संयोजकता 2 होती है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड 2 लेने पड़ेंगे हमें। ठीक है, वैसे ही जैसे 2AgNO3, ये AgNO3 दो बार ना लिखकर आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2AgNO3 ऐसे भी लिख सकते हो। अब देखो ये रिएक्शन कैसे होगी। विद्युत रासायनिक श्रेणी में मैग्नीशियम हाइड्रोजन से ऊपर है, इसलिए मैग्नीशियम क्या करेगा, दोनों हाइड्रोजन को उसकी जगह से हटा देगा, बेघर कर देगा। विस्थापन अभिक्रिया है, तो MgCl2 बनेगा Mg1Cl2। तो यहाँ बन जाएगा MgCl2 और हाइड्रोजन गैस ये H, ये H, तो मैं लिख सकता हूँ H2। लो ये इसका आंसर आ गया, ये 2020 में आया था। कर लोगे इन्हें, बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार मैंने आपको सिखा रखा है इन चीज़ों को बार बार। यदि आप फ्रेश लेक्चर देख लेते हो ना, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे आपको, बहुत आसान। यदि फ्रेश लेक्चर देख लोगे, प्लेलिस्ट के अनुसार यदि पढ़ाई कर लोगे। हमेशा सभी बच्चों को कहता रहता हूँ कि आपको प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ना चाहिए। किसी भी चैप्टर को या किसी भी सिलेबस को कंप्लीट करना है तो यू हैव टू फॉलो प्लेलिस्ट। यदि अकॉर्डिंग टू प्लेलिस्ट आप पढ़ाई करोगे, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके अपना चैप्टर या अपना कोर्स देख लोगे और वहाँ से पढ़ोगे एक सिरे से पकड़कर, तो बहुत मज़ा आएगा पढ़ाई में। आपका जो है टॉपिक सारे क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। जिस चैप्टर को आपने प्लेलिस्ट में घुस के पढ़ लिया ना, समझ जाओ वो चैप्टर आपका पूरा अपना हो गया 100%। आ जाओ चलो अगली बात करते हैं। ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, 2008 में पूछा गया है। 2 नंबर में, एक भूरे रंग के चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। इस क्वेश्चन को पक्का करके जाना है। तत्व X कॉपर है, भूरे रंग का कॉपर ही होता है, तथा काले रंग का यौगिक कॉपर ऑक्साइड है। तो ये कॉपर है, ठीक है, भूरा तत्व, और वायु की उपस्थिति में आप इसे गर्म कर रहे हैं। तांबे को जब गर्म करोगे हवा में, तो कॉपर 2 ऑक्सीजन 2, तो ये बन जाएगा कॉपर ऑक्साइड, काले रंग का कॉपर ऑक्साइड आपको मिल जाएगा। खाली रिएक्शन ही तो पूछी उन्होंने। इस तरीके से क्वेश्चन आता है पेपर में, ध्यान रखना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पर टिप्पणी की लिखिए। वियोजन अभिक्रिया और यशद लेपन। वियोजन अभिक्रिया तो समझते हो, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं टूटने वाली अभिक्रिया को। वियोजन माने टूटना। इस अभिक्रिया में, यहाँ में छोड़ दिया इन्होंने, इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर एक से अधिक सरल उत्पाद उत्पन्न करता है। यानी एक अभिकारक टूटता है, 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है। अभिकारकों को तोड़ने के लिए या तो ऊष्मा या तो प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये अभिक्रियाएं अनुत्क्रमणीय होती हैं। कैसी होती हैं? अनुत्क्रमणीय। ठीक है, जैसे आपने मान लो कैल्शियम कार्बोनेट है आपके पास, चूना पत्थर, और आपने इसे गर्म कर दिया,
तो क्या बनेगा, एक तो बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड और एक बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो उड़कर भाग जाएगी ना। तो ये एक वियोजन अभिक्रिया है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म कर रहे तो दो चीजें बन रही, टूट कर दो चीजें बना दी। टूटने वाली अभिक्रिया को ही कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। उसके बाद इन्होंने कहा है यशद लेपन। यशद लेपन तो समझते हो, लोहे व इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए यानी संक्षारण से बचाने के लिए इस पर जस्ते की परत चढ़ा देते हैं, यह विधि यशद लेपन कहलाती है। तो इसे कहते हैं यशद लेपन, ये ध्यान रखना है बिल्कुल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। उपचयन 2015 में आया, उपचयन यानी ऑक्सीकरण एवं अपचयन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो 2015 में ये क्वेश्चन आया, उपचयन और अपचयन में अंतर बताना है, यानी ऑक्सीकरण और अपचयन में अंतर बताना है। ऑक्सीकरण और अपचयन में, उपचयन को आप ऑक्सीकरण भी लिख सकते हो, ऑक्सीकरण, आप इसे ऑक्सीकरण भी लिख सकते हो, ठीक है ना। देखो अब पहला अंतर, इसमें हाइड्रोजन पृथक होती है, ऑक्सीकरण में तो हाइड्रोजन अलग होती है, उसे तो ऑक्सीकरण कहते हैं, और इसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है। तो किसी पदार्थ में से माइनस हो रही है हाइड्रोजन, तो इसका मतलब क्या है, ऑक्सीकरण है। और यदि किसी पदार्थ में जुड़ रही है, प्लस हो रही है हाइड्रोजन, तो इसका मतलब है अपचयन। इसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, यानी जुड़ना, किसका, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन जुड़ रही है तो ऑक्सीकरण हो रहा है, और निकल रही है ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन पृथक होती है, तो इसे कहते हैं हम अपचयन। ये सारी परिभाषाएं आपको लिखवा रखी हैं, समझा भी रखी हैं। इसमें विद्युत धनात्मक अवयव का संयोजकता बढ़ती है, विद्युत धनात्मक तत्व की संयोजकता बढ़ती है। विद्युत धनात्मक तत्व होते हैं धातु, यानी इसमें जुड़ती है धातु। यदि किसी पदार्थ में धातु जुड़ रही है तो समझ जाओ उस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है। और इसमें विद्युत धनात्मक अवयव की संयोजकता घटती है, यानी इसमें से अलग होती है धातु। यदि किसी पदार्थ में से धातु अलग हो रही है तो समझ जाओ उसका क्या हो रहा है, उसका क्या हो रहा है, देखो विद उपचयन, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, इसमें से धातु अलग होती है, ऑक्सीकरण में धातु अलग होती है, जबकि अपचयन में धातु जुड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट अगला पॉइंट, इसमें विद्युत धनात्मक अवयव का अनुपात घटता है, देखो ये लिखा हुआ घटता है, तो यही तो बात है, यानी धातु इसमें से निकलती है बाहर। यदि किसी पदार्थ में से धातु की मात्रा घटती जा रही तो समझ जाओ उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। विद्युत धनात्मक तत्व धातु को ही कहते हैं। इसमें विद्युत धनात्मक अवयव का अनुपात बढ़ता है, यानी जुड़ती है धातु। यदि किसी पदार्थ में धातु की मात्रा बढ़ रही है तो समझ जाओ उसका क्या हो रहा है, अपचयन। और अधातु, इसमें विद्युत ऋणात्मक अवयव का अनुपात बढ़ता है। यदि आपकी अधातु जुड़ रही है किसी पदार्थ में, विद्युत ऋणात्मक तत्व अधातु को ही तो कहते हैं, तो समझ जाओ उस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है। और इसमें विद्युत ऋणात्मक अवयव का अनुपात घटता है। यदि किसी पदार्थ में से अधातु अलग हो रही है तो समझ जाओ उसका क्या हो रहा है, अपचयन। तो ये परिभाषाएं हैं पांच, पांचों परिभाषाएं एक दूसरे की उल्टी हैं। छठी परिभाषा इलेक्ट्रॉन के आधार पर होती है, वो भी मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। ऑक्सीकरण का मतलब निकलना इलेक्ट्रॉन का, यदि किसी पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो समझ जाओ उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। और जबकि जुड़ रहा है इलेक्ट्रॉन यदि किसी पदार्थ में तो समझ जाओ उसका अपचयन हो रहा है। ठीक है बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, पक्का करके जाना है आपको। आ जाओ, पहला चैप्टर के तो सारे कर लिए हमने, 2 नंबर के क्वेश्चन। अब आ जाते हैं दूसरे चैप्टर पर। दूसरे चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, देखो 2011, 17, 24, 12 कितनी बार आया। अम्ल और क्षारक की आधुनिक अवधारणा क्या है, प्रत्येक का एक एक उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। संबंधित रासायनिक समीकरण भी लिखिए। अम्ल तथा क्षार से आप क्या समझते हैं, अम्ल तथा भस्म की आधुनिक अवधारणा दीजिए। एक प्रबल अम्ल, एक दुर्बल क्षार का नाम भी लिखिए। तो अम्ल और क्षार के बारे में इन्होंने पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए। अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं। तो देखो, अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में आयनित होकर हाइड्रोजन आयन यानी H पॉजिटिव अथवा हाइड्रोनियम आयन यानी H3O पॉजिटिव देते हैं। केवल इसे ही लिख दो, H पॉजिटिव देते हैं। उदाहरण है अम्ल के HCl, H2SO4। HCl को यदि पानी में आपने घोल दिया तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाएगा। इसने H पॉजिटिव दिया है, इसलिए हम इसे कह रहे हैं कि ये क्या है, अम्ल।
और क्षार वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में आयनित होकर हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH नेगेटिव आयन देते हैं। उदाहरण NaOH, KOH, NH4OH। जैसे NaOH को आपने पानी में घोल दिया, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव देगा, तो उसने H पॉजिटिव आयन दिया था पानी में घुल के, वो तो अम्ल था, और इसने दिया है OH नेगेटिव आयन पानी में घुलने के बाद, तो ये क्या है? क्षार है। प्रबल अम्ल HNO3, दुर्बल क्षार यानी भस्म NH4OH। प्रबल अम्ल लिखवा रखे हैं आपको, प्रबल क्षार भी लिखवा रखे हैं, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार भी लिखवा रखे हैं, लवण भी लिखवा रखे हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन 2015 का है, किसी प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार की उदासीनीकरण उष्मा स्थिर होती है, क्यों? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में जरूर आएगा ये क्वेश्चन, ध्यान रखना। जब प्रबल अम्ल की प्रबल क्षार से अभिक्रिया होती है तो उदासीनीकरण अभिक्रिया ये होती है, इसमें ऊष्मा का मान स्थिर क्यों रहता है? हमेशा बराबर ही क्यों आता है हमेशा? देखो, प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार तनु विलयन में पूर्णतः आयनित होकर H पॉजिटिव तथा OH नेगेटिव आयन देते हैं, जो संयोग करके H2O बना लेते हैं। अतः प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार की उदासीनीकरण उष्मा वास्तव में H पॉजिटिव तथा OH नेगेटिव आयनों द्वारा जल के एक अणु के निर्माण की उष्मा यानी संभवन उष्मा है, जिसका मान सदैव -13.7 किलो कैलोरी होता है। यही कारण है कि प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार की उदासीनीकरण उष्मा का मान सदैव स्थिर रहता है या होता है, क्योंकि प्रबल अम्ल क्या होता है? पूर्ण रूप से आयनों में टूटकर H पॉजिटिव आयन देगा, पूर्ण रूप से का मतलब 100%। और प्रबल क्षार क्या होगा? वो पूर्ण रूप से आयनों में टूटकर OH नेगेटिव आयन आपको देगा। तो पूर्ण रूप से वे आयनों में टूट जाते हैं, जिसकी हर बार प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की जब भी क्रिया होगी, प्रबल अम्ल भी 100% आयनों में टूटकर पूरे H पॉजिटिव आयन देगा, और प्रबल क्षार भी पूर्ण रूप से आयनों में टूटकर OH नेगेटिव आयन देगा, जो आपस में क्रिया करके जल बनाएंगे। और जल के बनने पर जो ऊर्जा निकलती है, वही ऊर्जा को आप उदासीनीकरण ऊर्जा या उदासीनीकरण उष्मा आप कहते हो। 2012 का क्वेश्चन है अगला, हाइड्रोजन आयन सांद्रण से क्या तात्पर्य है? उदासीन विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान कितना होता है? पीएच को तो ध्यान रखे होंगे आप। हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मतलब क्या है? हाइड्रोजन आयन सांद्रण, इसे इस तरह प्रदर्शित करते हैं, H पॉजिटिव को बड़े ब्रैकेट में बंद कर देना। किसी जलीय विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित हाइड्रोजन के मोलों की संख्या, हाइड्रोजन आयनों के मोलों की संख्या को उस विलयन का हाइड्रोजन आयन सांद्रण कहते हैं। इसे H पॉजिटिव और बड़े ब्रैकेट में बंद कर दिया द्वारा प्रदर्शित करते हैं। उदासीन विलयन में हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण कितना होता है? 1 × 10⁻⁻7 मोल प्रति लीटर होता है। ठीक है, 1 × 10⁻⁻7, क्योंकि pH मान 7 होता है ना उदासीन विलयन का, इसलिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, जल का आयनिक गुणनफल क्या है? 25 डिग्री C पर इसका मान लिखिए, अथवा जल का आयनिक गुणनफल क्या है स्पष्ट करें। तो जल का आयनिक गुणनफल, जल का आयनिक गुणनफल स्थिर ताप पर यह जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण यानी H पॉजिटिव आयनों के सांद्रण तथा हाइड्रोक्साइड आयनों के सांद्रण यानी OH नेगेटिव आयनों के सांद्रण के गुणनफल के बराबर होता है। इसे KW से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात क्या होता है जल का आयनिक गुणनफल? ये होता है, देखो, KW = कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। 25 डिग्री C पर जल के आयनिक गुणनफल का मान लगभग 1 × 10⁻⁻14 होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, देखो कितनी बार आया बोर्ड के पेपर में। pH की परिभाषा दीजिए। इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रण से क्या संबंध है स्पष्ट कीजिए। तो pH की तो पूरी बढ़िया डेफिनेशन आपको लिखवा रखी है। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को विलयन का pH कहते हैं, यानी pH = log कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, या pH = log 10 1/.
कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव कैसे लिख दो आप, हम तो इससे न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है। या फिर आप इसके अलावा एक फार्मूला और लिखोगे, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इज इक्वल टू 10 की घात माइनस pH। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आ जाता है, तो साथ में ये लिख लो, ये लिख लो, उसे भी लिख लेना जरूर फार्मूले को। यह समीकरण किसी विलयन के pH मान तथा उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता में संबंध को भी व्यक्त करती है। pH और हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता में क्या संबंध होता है उसे भी बताती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण की निर्माण विधि लिखिए। विरंजक चूर्ण प्राप्त करने की विधि का रासायनिक समीकरण तथा दो उपयोग लिखिए। ब्लीचिंग पाउडर का जल शोधन में उपयोग लिखिए। तो ब्लीचिंग पाउडर पूछ रहे बनाने की विधि और उसका उपयोग भी बताना है कि पानी को कैसे साफ करता है ब्लीचिंग पाउडर। तो रासायनिक नाम कैल्शियम अथवा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, क्लोरोहाइपोक्लोराइड, ठीक है। कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड कह दो या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कह दो। सामान्य नाम इसका होता है ब्लीचिंग पाउडर। अणुसूत्र इसका होता है CaOClCl या आप इसे CaOCl2 भी कह सकते हो। निर्माण की विधि, औद्योगिक स्तर पर इसे हेसेन क्लेवर अथवा बैचमैन विधियों द्वारा शुष्क बुझे चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया द्वारा प्राप्त करते हैं। तो ये तो है शुष्क बुझा चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, इसका रिएक्शन क्लोरीन के साथ हमने करा दिया, तो इससे हमें CaOCl2 मिल जाएगा और H2O, विरंजक चूर्ण और जल। ये रिएक्शन कैसे होती है वो बता देता हूँ आपको एक बार, वैसे तो सिखा रखा है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्लोरीन के साथ क्रिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH के होल ट्वाइस को आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे। ये तो हो गया CaOH का होल ट्वाइस। देखो इसकी जब हम क्लोरीन के साथ क्रिया करते हैं ना, तो क्लोरीन के साथ गर्म करने पर क्या होता है, यहाँ से H2O निकल जाता है। क्या निकल गया, H2O, ये निकल रहा ना, देखो H2O। तो H2O तो निकल गया अलग शह उत्पाद के रूप में, साइड प्रोडक्ट के रूप में। क्या बचा, CaOCl2, ये बन गया ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2। तो इस तरीके से ब्लीचिंग पाउडर हमें प्राप्त हो जाता है। ये रिएक्शन सबको करनी आनी चाहिए। फिर इन्होंने पूछा था उपयोग बताओ इसका, तो ये है उपयोग। देखो उपयोग, इसका उपयोग सूती तथा लीनेन वस्त्रों तथा लकड़ी की लुगदी के विरंजन यानी रंग उड़ाने में, पेयजल के शोधन, जीवाणुनाशक के रूप में, क्लोरोफॉर्म के निर्माण, यौगिकों के ऑक्सीकरण तथा चीनी को सफ़ेद करने हेतु आदि में किया जाता है। तो ये ब्लीचिंग पाउडर के क्या हैं, उपयोग हैं। ये सब ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, सातवां क्वेश्चन देखो क्या है। सातवां क्वेश्चन 2014 में आया, 19 में आया। धावन सोडा क्या रासायनिक नाम तथा अणुसूत्र लिखिए। इसे बनाने की विधि का केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। तो धावन सोडा का नाम, अणुसूत्र, बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण, ये पूछा गया है। धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। अणुसूत्र क्या होता है, Na2CO3 इंटू 10H2O। बनाने की विधि, NaOH का CO2 के साथ रिएक्शन करा दो, Na2CO3 बनेगा और H2O। इस रिएक्शन को भी आपको ऐसे लिखना है, दो है ना NaOH, एक NaOH तो ये ले लिया हमने और एक NaOH ये ले लिया, दो NaOH हैं। कार्बन डाइऑक्साइड से इसका रिएक्शन कराया तो होगा क्या, यहाँ से H2O निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो Na कितने हैं, पहले तो मैं H2O को निकाल देता हूँ, ये H2O तो निकल गया अलग। अब देखो Na कितने हैं, Na दो हैं, ये लिख दिया हमने, Na दो हैं, Na2। कार्बन कितना है, एक है कार्बन, ये लिख दिया। फिर देखो ऑक्सीजन कितने हैं, दो और एक, ये रहा तीन। इस तरह बनता है Na2CO3, ठीक है। उपयोग, जल की कठोरता दूर करने में इसका उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखो,
अगला क्वेश्चन हमारा कितनी बार आया बताओ, हर बार ही आ रहा। एनसीईआरटी ऊपर से देखो 2019 में, 2022 में, वेरी इंपॉर्टेंट, 2022 के दूसरे सेट में, 2019 में, 2024 में भी आ गया, एनसीईआरटी में भी है ये क्वेश्चन। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की एक विधि लिखिए तथा इसकी जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि और इसकी जल के साथ अभिक्रिया। प्लास्टर ऑफ पेरिस यहां से है, देखो उत्तर। प्लास्टर ऑफ पेरिस अणुसूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 2CaSO4 इंटू H2O, ऐसे भी लिख सकते हो 2CaSO4 इंटू H2O। निर्माण की विधि, जब कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, डाईहाइड्रेट अर्थात जिप्सम को, आप जिप्सम ही लिखना, जब जिप्सम को 120 डिग्री सी ताप पर गर्म किया जाता है तो निर्जलीकरण के द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आप POP भी लिख सकते हो। देखो ये जिप्सम है CaSO4 इंटू 2H2O, आपने 120 डिग्री सी पर गर्म कर दिया तो इसमें से 3/2 H2O अलग हो जाएंगे और हमें मिल जाएगा CaSO4 इंटू हाफ H2O। यह है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP। और अब हमें देखना है कि जल के साथ इसकी क्रिया क्या होती है। जल से क्रिया, जल से क्रिया में केवल रिएक्शन लिखनी है आपको। CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लस 3/2 H2O, उसका उल्टा लिख दिया, यह बन गया जिप्सम जो एक कठोर पदार्थ है। या फिर आप रिएक्शन को ऐसे लिख लो CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O, ये हो जाएगा जल के साथ क्रिया, जिप्सम बन जाएगा। रिएक्शन चाहे तो ये वाली लिख लो चाहे तो ये वाली, दोनों में से कोई सी भी। नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस तो देखा है, जब किसी बच्चे की हड्डी टूट जाती है जो प्लास्टर लगाया जाता है ना सफेद रंग का, वही होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने से आयतन में प्रसार होता है। उपयोग, इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में किया जाता है। इससे मूर्तियां भी बनाई जाती हैं, इससे चौक स्टिक भी बनाई जाती है, बोर्ड पर लिखने वाली चौक। बहुत उपयोग हैं इसके। उसके बाद नोवा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है। एक उदाहरण के द्वारा समझाइए। इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे। आपको पता है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातु हाइड्रोजन से ऊपर रखी हुई हैं वे अम्ल और जल से क्रिया करके हाइड्रोजन को हटा देती हैं, क्योंकि वे हाइड्रोजन से ऊपर हैं, इसका मतलब हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील हैं, हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील हैं। जैसे आपका ये मैग्नीशियम है, इसका रिएक्शन जब आप HCl से कराओगे तो मैग्नीशियम तो हाइड्रोजन को धक्का दे ही देगा, यह निकल जाएगी हाइड्रोजन गैस और दोनों हाइड्रोजन की जगह ले ली Mg ने, मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा यहाँ मेन चीज़। ठीक है, अब यदि मैग्नीशियम की क्रिया आप H2SO4 से कराते हो तो मैग्नीशियम यहाँ से भी हाइड्रोजन को धक्का दे देगा, MgSO4 में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन हो गया बेघर। तो कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। तो सामान्यतः जब कोई धातु तनु अम्लों जैसे HCl, H2SO4 आदि से अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। इस गैस अर्थात हाइड्रोजन के परीक्षण हेतु एक जलती हुई मोमबत्ती परखनली के मुंह के पास लाने पर वह धड़ाके पॉप की आवाज के साथ जलती है तेजी से। हाइड्रोजन की पहचान है पॉप के साथ, पॉप की साउंड के साथ जलना गैस को, यह हाइड्रोजन की पहचान है। 10वां क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा। इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए, केवल समीकरण देनी थी। यह है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब आप गर्म करोगे, डेल्टा भी लिख सकते हो ऊष्मा की जगह, सोडियम कार्बोनेट H2O और CO2 बनता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इस रिएक्शन को आप ऐसे लिख सकते हो, देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, आप इसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हो। इसके 2 अणु लेने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटे, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे आप खाने का सोडा कहते हो, खाने का सोडा, इसे गर्म करना है।
आप इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहो या सोडियम बाइकार्बोनेट कहो। क्या निकला? Na2CO3। एक तो आपका बन गया Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट बन गया प्लस। और ये जो H2CO3 बना है, हमेशा सिखाया है कि H2CO3 को पूरा नहीं लिखना, तोड़ के लिखना। H2CO3 को ऐसे लिखना होता है H2O प्लस CO2। H2CO3 को ऐसे लिखना होता है H2O प्लस CO2। ठीक है ना, ये रिएक्शन आनी चाहिए सबको। चलो ये दूसरा चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया। 2 नंबर के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए दूसरे चैप्टर के भी। अब आगे हम तीसरे चैप्टर पर। केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर है। पहला क्वेश्चन देखो, 2016 में आया। किन अम्लों के मिश्रण को प्लेटिनम धातु को गलाने के लिए प्रयुक्त करते हैं? ये याद करने वाला क्वेश्चन है कि प्लेटिनम धातु को गलाना है तो किन अम्लों के मिश्रण का आप प्रयोग करोगे। ठीक है, तो आपको प्रयोग करना है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल का 3:1 का मिश्रण। ठीक है, जिसे आप कहते हो अम्लराज। इस मिश्रण को हम कहते हैं अम्लराज, एक्वारेजिया। तो HCl होना चाहिए उसमें 3 हिस्से और HNO3 होना चाहिए 1 हिस्सा। दोनों को मिलाकर 3:1 के अनुपात में HCl और HNO3 को 3:1 के अनुपात में मिलाओ। वो जो मिश्रण होता है वो बहुत खतरनाक होता है, उसे हम कहते हैं अम्लराज या एक्वारेजिया। इससे प्लेटिनम धातु को गलाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 2012 का। लोहे पर निम्न में से किस धातु की परत चढ़ाई जा सकती है? ये याद करने वाला क्वेश्चन है। ये है मैग्नीशियम, कॉपर और सिल्वर। लोहे के ऊपर किसकी परत चढ़ाई जा सकती है? विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे आने पर क्रियाशीलता घटती जाती है, अतः लोहे पर इससे कम क्रियाशील धातु की परत आसानी से चढ़ाई जा सकती है, यानी लोहे से कम क्रियाशील। इनमें चूंकि कॉपर तथा सिल्वर लोहे से कम क्रियाशील हैं, अतः लोहे को Cu डबल पॉजिटिव या Ag पॉजिटिव धनायनों के विलयन में डालने पर इस पर Cu या Ag की परत चढ़ जाती है। यदि Fe को अधिक क्रियाशील धातु जैसे मैग्नीशियम के विलयन में डाला जाता है तो इस पर कोई परत नहीं चढ़ती है। तो आप कॉपर की भी परत चढ़ा सकते हो, सिल्वर की भी, क्योंकि ये विद्युत रासायनिक श्रेणी में लोहे से क्या है, नीचे स्थित हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन NCERT का है, 2020 में भी आया और 2024 में भी। आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है? यानी आयनिक यौगिकों के गलनांक बहुत ज़्यादा क्यों होते हैं? क्योंकि आयनिक यौगिकों में होते हैं आयन। जैसे एक आयनिक यौगिक है NaCl, आपको पता है इसमें Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन है। इनके बीच में जो आकर्षण बल लगेगा ना, विपरीत आवेश होने के कारण, उसे कहते हैं स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए होता है ऐसा। आयनिक यौगिक अणु के रूप में विद्यमान नहीं होता, बल्कि धनावेशित एवं ऋणावेशित आयनों के संग्रह के रूप में होता है, जो शक्तिशाली स्थिर विद्युत बल से जुड़े होते हैं। यानी धनायन और ऋणायन के बीच में आकर्षण बल बहुत ज़्यादा है। यही कारण है इन आयनों के बीच का आकर्षण बल को तोड़ने के लिए हमें उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, अतः इनका गलनांक उच्च होता है। आयनिक यौगिकों के गलनांक इसीलिए तो ज़्यादा होते हैं क्योंकि उसमें विपरीत आवेश वाले आयन हैं और विपरीत आवेश के बीच आकर्षण बल लगता है बहुत ज़्यादा। चौथा क्वेश्चन है, अयस्क क्या होते हैं? कॉपर के 2 प्रमुख अयस्कों के नाम एवं सूत्र लिखिए 2013। अयस्क प्रकृति में पाए जाने वाले वे खनिज जिनसे पर्याप्त मात्रा में धातु प्राप्त होती है तथा जिनसे धातुएं सरलता से एवं कम खर्च में प्राप्त की जा सकती हैं, उन्हें हम कहते हैं अयस्क। कॉपर के महत्वपूर्ण अयस्क कॉपर ग्लांस, कॉपर पाइराइड CuFeS2, क्यूप्राइड Cu2O। ठीक है, इनके नाम और सूत्र याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन है, 2005 में आया।
बॉक्साइट तथा मेलेकाइट का सूत्र लिखिए। बॉक्साइट का सूत्र होता है Al2O3 इंटू 2H2O और मेलेकाइट का होता है CuCO3 इंटू CuOH का होल ट्वाइस। ये याद रखने हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कैलेमाइन से जिंक का निष्कर्षण कैसे करते हैं, रासायनिक समीकरण दीजिए। कैलेमाइन से जिंक का निष्कर्षण करना है हमें, कैलेमाइन से जिंक का निष्कर्षण करना है, केवल रासायनिक समीकरण देनी है बेटे। ये हमारे पास जिंक कार्बोनेट है जिसे कैलेमाइन कहते हैं हम। इसे गर्म करेंगे तो ZnO प्लस CO2 मिल जाएगा हमें, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। निस्तापन किया हमने, विदाउट ऑक्सीजन गर्म करा। अब हमारे पास जो जिंक ऑक्साइड है इसकी क्रिया कॉक यानी कार्बन के साथ करा दो, ये ऑक्सीजन इसके पास चला जाएगा तो जिंक हमें प्राप्त हो जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस अलग निकल जाएगी। ये दोनों रिएक्शन लिखनी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 7वें का पहला, 2009-2010, अयस्कों का सांद्रण क्यों आवश्यक है समझाइए। क्योंकि अयस्क में मिट्टी, कंकड़, पत्थर आदि गैंग, आधात्री या मैट्रिक्स होता है ना। दूसरा, सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण में प्रयुक्त विधि का नाम बताइए। आपको पता ही है सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किससे करा जाता है, फेन प्लवन विधि या झाग प्लवन विधि से। सांद्रण को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है हमने। तो अयस्क में प्राय मिट्टी, बालू, चूना, पत्थर आदि अशुद्धियों के रूप में मिले रहते हैं। ये अशुद्धियां आधात्री या मैट्रिक्स कहलाती हैं। अयस्क से आधात्री को पृथक करने का प्रक्रम सांद्रण कहलाता है। अयस्क का सांद्रण करने पर अयस्क में धातु की प्रतिशतता बढ़ जाती है जिससे धातु का निष्कर्षण सुविधाजनक हो जाता है। और सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण ये देखो झाग प्लवन विधि या फेन प्लवन विधि द्वारा किया जाता है। ये तो सब आपको याद करा रखा है बहुत अच्छे तरीके से। जो बच्चा प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ता है ना उसे सब इन सब क्वेश्चंस के आंसर पता है। 8वां क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन 2016-2024 NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में अंतर बताइए, निस्तापन और भर्जन। निस्तापन का मतलब होता है सांद्रित अयस्क को गर्म करना बिना ऑक्सीजन के या ऑक्सीजन की नियंत्रित मात्रा में, उसके गलनांक से कम ताप पर। और भर्जन का मतलब होता है सांद्रित अयस्क को गर्म करना ऑक्सीजन की उपस्थिति में और गलनांक से कम ताप पर। इसमें भी सांद्रित अयस्क को गर्म करना है, इसमें भी। ये विदाउट ऑक्सीजन है, ये विद ऑक्सीजन है। गलनांक से कम ताप पर इसे गर्म करना है, इसे भी इतना गर्म करो कि ना तो ये गले ना, बस चाहे ये कर रहे हो चाहे ये कर रहे हो। विदाउट ऑक्सीजन हीटिंग कर रहे तो निस्तापन, विद ऑक्सीजन कर रहे तो भर्जन। तो भर्जन और निस्तापन ये समझाने हमें, भर्जन और निस्तापन। निस्तापन कहाँ था, भर्जन। सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में गलनांक से नीचे परंतु उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करने की क्रिया को भर्जन कहते हैं। जैसे जिंक सल्फाइड है, ऑक्सीजन के साथ इसे गर्म कर दिया, जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड हमें मिल गया। सल्फर डाइऑक्साइड गैस तो उड़कर भाग जाएगी, हमारे लिए काम का जिंक ऑक्साइड है। तो भर्जन का मतलब हीटिंग विद ऑक्सीजन, निस्तापन का मतलब हीटिंग विदाउट ऑक्सीजन। निस्तापन, सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में अथवा सीमित वायु में उसके गलनांक के नीचे परंतु उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करने का प्रक्रम निस्तापन कहलाता है। जैसे जिंक कार्बोनेट है, आप इसे गर्म कर दो विदाउट ऑक्सीजन, ये CO3 में से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल कर भाग जाएगी और जिंक ऑक्साइड हमें प्राप्त होगा। तो निस्तापन का मतलब, निस्तापन में हम क्या करते हैं, सांद्रित अयस्क को विदाउट ऑक्सीजन गर्म करते हैं, विदाउट एयर। और भर्जन में विद ऑक्सीजन गर्म करते हैं। ठीक है, भर्जन में विद ऑक्सीजन गर्म करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, 9वां क्वेश्चन है NCERT का। किसी धातु M के विद्युत अपघटनी परिष्करण में आप एनोड, कैथोड एवं विद्युत अपघटक किसे बनाएंगे? एनोड किसे बनाएंगे, कैथोड किसे बनाएंगे? जो आपका, हाँ, जो आपका अशुद्ध धातु है उसे एनोड बनाएंगे, शुद्ध धातु को कैथोड बनाएंगे, और विद्युत अपघटक उसी धातु के लवण के विलयन को बनाएंगे। ये बात सिखा रखी है। विद्युत अपघटनी परिष्करण या शोधन में अशुद्ध धातु का एनोड तथा शुद्ध धातु का कैथोड एवं धातु के लवण के विलयन को विद्युत अपघटक बनाएंगे।
एनोड सदैव मोटा बनाते हैं तथा कैथोड पतली परत का बनाते हैं। विद्युत अपघटनी विधि द्वारा धातु का शोधन, इसमें ये सारी चीजें आपको बता रखी हैं, रिएक्शन भी समझा रखी हैं कि कैसे होती है रिएक्शन। 10वां क्वेश्चन 2019 का है, मरकरी के अयस्कों में से किसी एक अयस्क से किस प्रकार मरकरी प्राप्त कीजिएगा। केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। ठीक है, सीने बार HgS रासायनिक समीकरण देनी है केवल, यहाँ ये लाइनें लिखने को नहीं कहा। HgS की ऑक्सीजन से क्रिया, यानी आप इसे ऑक्सीजन के साथ गर्म कर दो, यानी इसका भर्जन कर दो, तो क्या होता है HgO और SO2 गैस मिल जाएगी। SO2 तो उड़कर भाग जाएगी। अब ये जो आपका HgO है इसे गर्म करो, गर्म करने से ऑक्सीजन गैस फिर चली जाएगी, आपको Hg मिल जाएगा। तो केवल भर्जन करना है आपको, यानी हीटिंग विद ऑक्सीजन करना है। केवल रासायनिक समीकरण देने को कहा गया था, लिखने को कुछ नहीं कहा गया। उसके बाद 11वां क्वेश्चन है 2019 का, कॉपर ग्लास अयस्क से किस प्रकार तांबा विलगित किया जाता है। कॉपर के एक अयस्क का नाम तथा सूत्र लिखिए। कॉपर ग्लास Cu2S, जब इसे, ये लिखने की जरूरत नहीं है, कॉपर के एक अयस्क का नाम लिख दिया, कॉपर ग्लास सूत्र है ये। आप कॉपर सल्फाइड Cu2S यानी कॉपर ग्लास को ऑक्सीजन के साथ गर्म कर दो तो कॉपर का ऑक्साइड मिल जाएगा, SO2 गैस उड़कर भाग जाएगी। अब कॉपर ऑक्साइड को कॉपर सल्फाइड के साथ गर्म कर दो, ऐसा करने से कॉपर आपको मिल जाएगा, SO2 गैस उड़कर भाग जाएगी। ठीक है, वैसे यदि खाली इसे भी गर्म करोगे ना तो कॉपर अलग रह जाएगा, ऑक्सीजन चली जाएगी यहाँ से, यानी भर्जन करने से आपको प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट, भर्जन कहते हैं विद ऑक्सीजन, हीटिंग विद ऑक्सीजन। 12वां क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी धातुएं हैं 2016 NCERT इन टेक्स्ट पाठ्यनिहित, ऐसी कौन सी धातुएं हैं जिन पर सरलता से जंग नहीं लगता है, कारण सहित लिखिए। गोल्ड सोने पर, प्लेटिनम, क्रोमियम, ऐसी धातुएं हैं जिन पर सरलता से जंग नहीं लगता, क्योंकि इन धातुओं की क्रियाशीलता बहुत अधिक कम होती है। तो कम क्रियाशील हैं तो हवा और पानी से क्रिया ही नहीं करने की। जंग तो उन धातुओं पर लगता है जो बहुत ज़्यादा क्रियाशील होती हैं, जो हवा और पानी के साथ भी क्रिया कर लेती हैं, जैसे लोहा है, एल्यूमिनियम है, तांबा है, इनके ऊपर लगता है जंग। जंग लगने का मतलब संक्षारण इनका ही होता है। 13वां क्वेश्चन है, 2016 में आया, 2024 में भी आया। मिश्र धातु क्या है। कॉपर की एक महत्वपूर्ण मिश्र धातु का नाम, संगठन व उपयोग बताइए। मिश्र धातु, दो या दो से अधिक धातुओं के को गलित अवस्था में मिश्रित करने पर प्राप्त समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। गन मेटल कॉपर की एक महत्वपूर्ण मिश्र धातु है, जिसमें कॉपर 88%, Sn 10%, जिंक 2% होता है। इसका उपयोग बंदूकें, हथियार, मशीनों के पुर्जे बनाने में होता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, कहा निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तन्यता और आघात वर्धनीयता 2024। तन्यता का मतलब जिसके तार खींचे जा सकें, धातुओं का एक गुण है। आघात वर्धनीयता का मतलब धातु के टुकड़े को आप नीचे रखो, हथौड़े से उसके ऊपर चोट मारो, आघात माने चोट, और वो टुकड़ा फैल जाएगा, चादर बन जाएगा। तो यही तो होती है तन्यता। आघात वर्धनीयता, तन्यता का मतलब जिसके तार बनाए जा सकते हों, जिस खींचकर, गर्म करके खींचकर तार बनाए जा सकते हों, तो धातु के इस गुण को तन्यता कहते हैं। और धातु के टुकड़े को चोट मारकर फैला दिया जाता है, चादर बनाई जा सकती है, धातु के इस गुण को हम कहते हैं आघात वर्धनीयता। नेक्स्ट, 2012-2016 का चौथा चैप्टर स्टार्ट हो गया। देखो पहला क्वेश्चन है, 3 चैप्टर हो चुके हैं, चौथा चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ था, उसका नाम एवं सूत्र लिखिए, संबंधित अभिक्रिया भी लिखिए। तो आपको पता है सबसे पहले यूरिया बनाया था फ्रेडरिक वोहलर ने, ये लिखा हुआ, और अमोनियम साइनेट को गर्म करा था जिससे यूरिया बना था। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन आया। कार्बनिक रसायन वाला है ना ये चैप्टर, कार्बन वाला। इथाइन का इलेक्ट्रॉनिक बिंदु सूत्र लिखिए। इथाइन का इलेक्ट्रॉनिक बिंदु सूत्र लिखिए। सारा इतना लिखने की जरूरत नहीं थी जो इन्होंने बताया। इथाइन का मतलब 2 कार्बन, इथाइन का मतलब 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन। यहाँ एक हाइड्रोजन इधर जोड़ दो, एक इधर जोड़ दो,
यहाँ एक बॉन्ड चाहिए हाइड्रोजन को, जबकि इसे चाहिए फिर 3 बॉन्ड। एक तो ये बॉन्ड स्ट्रक्चर बना दो, और इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र में आपको इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे दिखाने हैं, यही बना दूँ बस, ऐसे दिखाने हैं, कुछ नहीं लिखना। इन्होंने कहा था इथाइन का इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र लिखिए, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। पता नहीं क्यों लिख रखा है इतना। आपको सिर्फ ये बताना है कि कार्बन है, इसके पास है 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, और ये कार्बन है, इसके पास भी 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है। ये एक हाइड्रोजन है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, और ये एक हाइड्रोजन है, इसके पास बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। बाहरी कक्षा में इसके 4, इसके 4, इसकी बाहरी कक्षा में 1, इसकी बाहरी कक्षा में 1। तो ये हो जाएंगे कितने, 2, और ये भी 2, दोनों हाइड्रोजन खुश। कार्बन देखो 4 तो अपने, और एक इसका 5 और 3 8। इसी तरीके से 4 और एक 5 और 3 8। फिर उसके बाद आप एक एक बॉन्ड की साझेदारी सिंगल बॉन्ड बना देना, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी सिंगल बॉन्ड, 3 3 की तो यहाँ बना देना ट्रिपल बॉन्ड। तो एक तो ये और एक तो ये 2 बनाने हैं सिर्फ आपको, और कुछ नहीं करना। लैंग्वेज नहीं लिखनी, इन्होंने कहा ही नहीं लैंग्वेज लिखने को, बेमतलब लिख रहे लैंग्वेज ही क्वेश्चन बैंक वाले। एनसीईआरटी इन टेक्स्ट, CO2 सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। CO2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है। कार्बन, एक ऑक्सीजन यहाँ है, एक ऑक्सीजन यहाँ है, 4 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में, 6 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में। ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6। देखो 6 और 2 8, ऑक्सीजन खुश। 6 और 2 8 ऑक्सीजन खुश। कार्बन 4 और 2 6 और 2 8 खुश। एक तो ये बनाना है, और एक बनाना है ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। बस ये 2 बनाने हैं आपको, और कुछ नहीं बनाना, ये 2 बनाने हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखना, लिखने की तो जरूरत ही नहीं है कुछ भी। उन्होंने, अगला है पेंटेन के लिए आप कितने संरचनात्मक समावयवियों का चित्रण कर सकते हो। पेंटेन माने 5 कार्बन। 5 कार्बन से आप क्या क्या किस तरीके से व्यवस्थित कर सकते हो। एक तो ऐसा बनेगा, 5 कार्बन सीधे हैं। एक ऐसा बनेगा कि 5 में से 4 सीधे और एक यहाँ, आइसो कहते हैं इसे। और एक बनेगा ऐसा कि 5 में से 3 यहाँ और 3 ऐसे कर दिए, 3 और एक ऊपर 4 और एक नीचे 5। बना दोगे। नेक्स्ट, 5वां क्वेश्चन देखो। 5वां क्वेश्चन इन्होंने दिया है, 2022 में भी आया, 24 में भी। कार्बन की सर्वोत्तमुखी प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। सर्वोत्तमुखी प्रकृति कार्बन की। देखो, कार्बन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसमें स्वयं के परमाणुओं के साथ बंध बनाने की अत्यधिक क्षमता होती है। कार्बन स्वयं के परमाणुओं के साथ सह संयोजी बंध की लंबी, विवृत अथवा खुली, या संवृत अथवा बंध श्रृंखला बना सकता है। कार्बन के इस गुण को श्रृंखलन यानी कैटिनेशन कहते हैं। कार्बन प्रमुख रूप से सह संयोजक बंध बनाता है। कार्बन की संयोजकता 4 है, अर्थात यह चतुसंयोजक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 4 है, अर्थात कार्बन परमाणु के छोटे आकार के कारण इसमें बहुल बंध, यानी बहुल बंध कहते हैं मल्टीपल बॉन्ड को, द्विबंध त्रिबंध को बनाने की प्रबल प्रवृत्ति होती है। तो एक तो श्रृंखला बना सकता है, और डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाने की इसमें कैपेबिलिटी है। यह स्वयं से या अन्य तत्वों से, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर इत्यादि से एक या अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म के साझे द्वारा बंध बना सकता है, जिसके फलस्वरूप यह विभिन्न प्रकार के यौगिक बनाता है जो अपवाद स्वरूप स्थायी होते हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आप तो एक तो इसमें बताओगे कि कार्बन की संयोजकता 4 है, क्योंकि उसकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर बताओगे कि कार्बन अपने ही दूसरे परमाणुओं से, यानी कार्बन के परमाणु आपस में जुड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाने का गुण भी रखते हैं, जिसे हम श्रृंखलन का गुण या कैटिनेशन कहते हैं। और तीसरी बात बतानी है कि कार्बन डबल बॉन्ड भी बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। चौथी बात आपको बतानी है कि कार्बन दूसरे तत्वों से जुड़ सकता है, उसमें कोई उसे समस्या नहीं है। इसलिए कार्बन के यौगिक सबसे ज़्यादा हैं इस दुनिया में। भाई टोटल कितने तत्व हैं? 117 118 तत्व हैं जिनकी खोज हुई है अब तक।
और उनमें से अकेला है कार्बन। और कार्बन के यौगिकों की संख्या बाकी जितने बचे 117 116 उन सभी तत्वों के यौगिकों की संख्या से बहुत ज्यादा है। 20 लाख क्या 30 40 लाख ना हो गए हों कार्बनिक यौगिक अब तक। अकेले तत्व में इतनी कैपेबिलिटी है कि इतने ज्यादा कार्बनिक यौगिक अब तक बन चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखो, एनसीईआरटी का है 2019 का। कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है? कार्बन वायु यानी ऑक्सीजन में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड तथा बड़ी मात्रा में ऊष्मा व प्रकाशीय ऊर्जा उत्पन्न करता है। ठीक है, कार्बन को जलाओगे जब ऑक्सीजन के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश इसलिए होता है प्रयोग। एक बार दहन प्रक्रिया शुरू होने के पश्चात कार्बनिक यौगिकों को बार बार अतिरिक्त ऊर्जा जलाने हेतु प्रदान नहीं करनी पड़ती, अतः इनका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। इसलिए इनका उपयोग होता है ईंधन के रूप में, क्योंकि कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश मिलता है। और एक बार कोई भी कार्बनिक यौगिक जलना शुरू हो गया तो वो जलता ही रहेगा लगातार, उसे फिर बाद में किसी भी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है। देखो ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का, 2016, 2019, 2020, 2022, 2024। सजातीय श्रेणी की परिभाषा दीजिए, इसके एक उदाहरण, इसे एक उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। सजातीय श्रेणी, जब कार्बनिक यौगिकों का सामान्य अणुसूत्र व क्रियात्मक समूह समान हो तथा इन्हें अणुभार 14 के अंतर से घटते या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो एक श्रेणी का निर्माण होता है, इसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। उदाहरण CH4 C2H6 मीथेन, इथेन। आप सजातीय श्रेणी एल्केन की बना सकते हो, एल्कीन की। इन्होंने तो 2 लिख दी, ऊपर से नीचे सिखा रखी है आपको सजातीय श्रेणियां। नेक्स्ट 2013-2019 क्रियात्मक समूह क्या हैं? किन्हीं 4 क्रियात्मक समूह के सूत्र सहित नाम लिखिए। पता है ना क्रियात्मक समूह, इन्हें प्रकार्यात्मक समूह भी कहते हैं। परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह जो कार्बनिक यौगिक की अभिक्रियाशीलता बताते हैं तथा उनके गुणधर्मों यानी क्रियाओं को सुनिश्चित करते हैं, क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। यानी किसी भी कार्बनिक यौगिक में 2 या 2 से अधिक समूह होते हैं और उन समूहों में से वो समूह जिसके ऊपर निर्भर करते हैं उस यौगिक के रासायनिक गुण, उस समूह को हम कहते हैं क्रियात्मक समूह या प्रकार्यात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप। जैसे उदाहरण है एल्कोहल एक क्रियात्मक समूह है, एल्डिहाइड एक क्रियात्मक समूह है CHO, कीटोन एक क्रियात्मक समूह है और कार्बोक्सिलिक अम्ल एक क्रियात्मक समूह है। क्रियात्मक समूह के उदाहरण है। आप एक काम कर सकते हो, इसे ऐसे भी लिख सकते हो, बस खाली CHO लिख दो, अलग अलग बॉन्ड ना दिखा के। इसे आप CO लिख दो और इसे लिख सकते हो COOH, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 2018, 2020, 2024 संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से आप क्या समझते हैं? उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। आपको पता है ना, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है उन्हें हम कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इनका दूसरा नाम एल्केन भी होता है। और ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और इन्हें एल्कीन व एल्काइन भी कहा जाता है। एग्जाम्पल आप दे ही दोगे। ठीक है, संतृप्त माने सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त माने डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम एल्केन कहते हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, डबल बॉन्ड वाले एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड वाले एल्काइन। 10वां क्वेश्चन है 2015 में आया, 2020 में। एसिटिक अम्ल के ऐसे 2 रासायनिक गुण लिखिए जिनमें COOH समूह भाग लेता है। एसिटिक एसिड जिसे आप सिरका कहते हो, सिरका, विनेगर। पहला रासायनिक गुण तो यह है, खाली समीकरण लिखनी है, CH3COOH प्लस 4H, ये बन जाएगा CH3CH2OH प्लस H2O। और एक ये है CH3COOH प्लस NaOH इज इक्वल टू CH3COONA प्लस H2O। यहाँ से तो H निकलेगा और यहाँ से निकलेगा OH, इसलिए OH2O निकल गया। ठीक है, और इसमें से
यहाँ से H निकलेगा, नहीं यहाँ से इसका पता क्या होगा, इसका अपचयन होगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसका अपचयन कर देता है। रिएक्शन मैंने सिखा रखी है आपको, कहाँ लिख के दिखाऊं, यहाँ लिख दूं, इस वाले रिएक्शन को यहाँ लिख दूं, देखो ऐसे सिखा रखी है, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। तो 4 है नवजात हाइड्रोजन, इन्हें तो यहाँ लिख दिया करो, यहाँ ऊपर नीचे लिख दो, यहाँ लिखने की क्या जरूरत है, दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे, 2H तो ऊपर जुड़ जाएंगे और 2H जुड़ जाएंगे नीचे, ये हो जाएगा CH3 CH2OH, ये बन रहा देखो CH3 CH2OH, और ऊपर से ये क्या निकला, H2 है और एक O है, H2O निकल गया देखो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन है इथाइल अल्कोहल के ऑक्सीकरण से प्राप्त यौगिक के नाम तथा सूत्र। ये इथाइल अल्कोहल है CH3 CH2OH, इसका ऑक्सीडेशन हमने करा, जब इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखना क्या होगा, जब इसका ऑक्सीडेशन करोगे यहाँ से एक H निकलेगा, यहाँ से एक H निकलेगा और ये O है, H2O निकल जाएगा, आपको मिलेगा CH3CHO, ये मिल गया CH3CHO, एल्डिहाइड बन गया। इसका ऑक्सीडेशन फिर करोगे तो ये ऑक्सीजन यहाँ जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा CH3COOH, ये बन गया CH3COOH। ये रिएक्शन भी आपको सिखा रखी है कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन जब भी करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, ठीक है ना बेटे। चलो साबुन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2013 14 11 12 13 17 13 14 15 17 19 17 17 NCERT एग्जाम्पल, साबुन के बारे में डिटेल में बताना है इन्हें। साबुन उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। ये तेलों और वसाओं के तनु NaOH या KOH द्वारा जल अपघटन से प्राप्त किए जाते हैं। साबुन के निर्माण की इस प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। उदाहरण सोडियम स्टीरेट C17H35COONA। साबुन के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले पदार्थ तेल, वसा, NaOH या KOH। और साबुन बनाने की क्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, यह है CH2COO C17H35 CH COO C17H35 CH2COO C17H35, NaOH से रिएक्शन करा दी तो यहाँ क्या होगा, NaOH से जब रिएक्शन कराई तो यहाँ तो सिर्फ ये बचेगा O और वहाँ बचेगा H, ठीक है, यहाँ बचेगा C17H35 COONA, ये बन गए 3 C17H35 COONA साबुन, और बाहर बचा CH2OH, ये H 3 है देखो, CH2OH CHOH CH2OH, देखो CH2OH CHOH CH2OH, ग्लीसरॉल, क्या बन गया, ग्लीसरॉल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 2 नंबर के क्वेश्चन है सारे, दो NCERT का क्वेश्चन है, 2019 का NCERT एग्जाम्पलर का भी है। हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है, ठीक है। वनस्पति तेल को वनस्पति घी में परिवर्तित करने के लिए सामान्यतः काम में आने वाली रासायनिक अभिक्रिया का नाम लिखिए, संबंधित अभिक्रिया को विस्तार से समझाइए। तो हाइड्रोजनीकरण को समझाना है, वनस्पति तेल और वनस्पति घी, पता है ना, ये लिखवा रखा है कि वनस्पति तेल के ऊपर हाइड्रोजन का रिएक्शन यदि निकिल की उपस्थिति में करा दिया तो वनस्पति घी बन जाएगा। वनस्पति तेल में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, जब हाइड्रोजन का रिएक्शन होगा तो एक एक बॉन्ड टूट जाएगा, डबल बॉन्ड में से एक H यहाँ जुड़ जाएगा, एक H यहाँ जुड़ जाएगा, देखो दोनों कार्बन के ऊपर एक एक H जुड़ गए और डबल बॉन्ड किस में बदल गया, सिंगल बॉन्ड में। तो वनस्पति तेल में होता है डबल बॉन्ड, जबकि वनस्पति घी में होता है कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, और इस रिएक्शन का नाम होता है हाइड्रोजनीकरण। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्कीन या एल्काइन के साथ हाइड्रोजन की योग अभिक्रिया को हाइड्रोजनीकरण या हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। यह अभिक्रिया निकेल, पैलेडियम आदि उत्प्रेरकों की उपस्थिति में होती है। इसका औद्योगिक अनुप्रयोग यह है, जब वनस्पति तेलों में निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस को उच्च ताप पर प्रवाहित किया जाता है तो वनस्पति घी बनता है। यह प्रक्रिया तेलों का कठोरीकरण कहलाती है।
क्योंकि घी बन गया फिर तो जम ही जाएगा, वो तेल तो नहीं जमता, कठोरीकरण इसलिए कहते हैं इसे, हार्डनेस आ जाती है उसमें। उसके बाद है मक्खन एवं खाना बनाने वाले तेलों के बीच रासायनिक अंतर समझाने के लिए एक परीक्षण बताइए। मक्खन और खाना बनाने वाले तेलों के बीच, मक्खन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जबकि खाद्य तेल असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। यानी अभी जैसे हमने देखा वनस्पति तेल में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा, जबकि वनस्पति घी में होगा सिंगल बॉन्ड। इन दोनों में अंतर निम्न प्रकार किया जा सकता है। नंबर 1, मक्खन को गर्म करने पर उसमें कुछ बूंदे ब्रोमीन जल की मिलाने पर ब्रोमीन जल का रंग नहीं उड़ता है। यह इस तथ्य की पुष्टि करता है कि मक्खन संतृप्त कार्बनिक यौगिक है। नंबर 2, खाद्य तेल में ब्रोमीन जल की बूंद मिलाकर हिलाने पर कुछ समय बाद ब्रोमीन जल का रंग उड़ जाता है। यह इस तथ्य की पुष्टि करता है कि खाद्य तेल असंतृप्त कार्बनिक यौगिक है। क्या है? असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है 2019 का, डिटर्जेंट अपमार्जक के उपयोगों को उदाहरण द्वारा लिखिए। डिटर्जेंट के उपयोग। नंबर 1, अपमार्जक का प्रयोग कठोर जल के साथ भी किया जा सकता है, क्योंकि इन यौगिकों का आवेशित सिरा कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम आयनों के साथ अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाता है। नंबर 2, अपमार्जकों का उपयोग घरों में बर्तन व कपड़ों की सफाई के लिए किया जाता है। मेन तो यही है इसका उपयोग। बर्तन और कपड़े साफ करने के लिए हम डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं, चाहे उसमें आपका कपड़े धोने का साबुन या सर्फ हो, चाहे बर्तन धोने का साबुन या सर्फ हो। कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। जब हम कठोर जल में साबुन मिलाते हैं तो साबुन कठोर जल में उपस्थित, ध्यान से समझना, मैग्नीशियम तथा कैल्शियम लवणों से अभिक्रिया करके अघुलनशील पदार्थ स्कम बनाता है, जो कपड़ों या शरीर से चिपक जाता है। अतः कठोर जल के साथ झाग मुश्किल से बनते हैं तथा ऐसे में अधिक मात्रा में साबुन का उपयोग करना पड़ता है। तो कठोर जल में साबुन की खपत ज़्यादा होती है और क्लीनिंग इतनी बढ़िया नहीं हो पाती। ये है, ठीक है बेटे। तो हमने केमिस्ट्री के 4 चैप्टर थे हमारे सिलेबस में, और चारों चैप्टर के जो 2 नंबर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं बोर्ड परीक्षा में अब तक पूछे गए, उन्हें सबको कवर कर लिया हमने। अगला जो लेक्चर आएगा उसमें भी हम 2 नंबर के क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, और बायोलॉजी के जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उन्हें सारे चैप्टर्स को एक साथ डिस्कस कर लेंगे। जैसे केमिस्ट्री के 2 नंबर के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के एक साथ हमने डिस्कस किए हैं। यदि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो लेक्चर को लाइक ज़रूर कर देना। बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। ओके, बाय।